आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीसी स्ट्राइक के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि कनाडा में भी स्ट्राइक चल रही है, बट इस स्ट्राइक के अभी जो इफेक्ट हैं वो सामने आने स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने आज स्टेटमेंट दी है कि अभी भी जो लोग हैं वो न्यू एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन करते हैं चाहे वो बाई मेल करते हैं, बट उनके ऊपर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इनके जितने भी वीज़ा ऑफिसर हैं जो इनके रिजर्व कैटेगरी में हैं या जो स्ट्राइक पे नहीं हैं, उन्हें सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही रिजर्व किया गया है। जैसे पहले इन्होंने कहा कि अब आप इनकेस आपकी जो वर्क कैटेगरी है वो एसेंशियल वर्कर कैटेगरी है तब आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो सकती है। बाद में इन्होंने कहा कि इनकेस आप मेडिकल वीज़ा पे आ रहे हैं तब भी आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो सकती है। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वो सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन को लेके ही हैंडल करेंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि अगर ऐसे ही न्यू एप्लीकेंट जो फाइल सबमिट करते रहे तो ये थोड़े दिनों में 1 मिलियन मार्क को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि आप बैकलॉग को दोबारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसा हमने 2022 में देखा कि काफ़ी लोगों की जो फाइल थी वो रिफ्यूज़ हुई है, उनके डॉक्यूमेंट भी अच्छे थे बट फिर भी उनकी जो फाइल है रिफ्यूज़ हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सबसे बड़ा अपडेट अब तक क्या आया है, या आईआरसीसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, या जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी फाइल सबमिट की हैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले, तो उन्हें इतना डिले क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आईआरसीसी स्ट्राइक से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कैटेगरी कौन सी है। अगर आप कमिंग डेज में कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब तक इसमें क्या चीज़ या क्या अपडेट सामने निकल के आई है। तो अभी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनियन से ये भी कहा है कि हम आपको 9% जो हाइक है आपकी सैलरी में वो दे देते हैं, आप वापस काम पे आ जाओ। बट यूनियन अपनी जो डिमांड है वो 13.5% पे अभी तक अड़ी पड़ी है। उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई इसका जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आईआरसीसी ने स्टेटमेंट एक दी है कि 31 मार्च 2023 तक इनके पास सिर्फ 9 लाख बैकलॉग थी। अगर बात की जाए जब कोविड स्टार्ट हुआ था ये सबसे कम नंबर है, यानी कि इनके स्ट्राइक ना होती तो हो सकता है जो आपकी फाइल्स यहाँ पे स्टक हुई पड़ी हैं, वीज़ा नहीं आ रहा, प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में जो आपको वीज़ा या आपका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाता। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब ऑलरेडी जो न्यू एप्लीकेंट हैं वो एप्लीकेशंस लगा रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि हम इनके स्ट्राइक नहीं हटती तब हम 1 मिलियन जो इनकी बैकलॉग है उसे टच कर जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपका वीज़ा और ज़्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि अभी तक जैसे आईआरसीसी की स्ट्राइक नहीं थी, तकरीबन इनकी 20,17,700 जो फाइल थी वो प्रोसेसिंग में थी, यानी कि इन फाइल्स के ऊपर जो डिसीज़न था वो आने वाला था। स्ट्राइक की वजह से ये फाइल भी जो है बैकलॉग में चली गई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड कैपेसिटी में काम करने वाले बंदे हैं जो अभी स्ट्राइक पे नहीं हैं, बट उन लोगों को हमने सिर्फ जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके लिए ही रिजर्व किया गया है। अब क्या है कि इन्होंने जो सिटीजनशिप इवेंट्स होने वाले थे जहाँ पे ओथ होती हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सिटीजनशिप टेस्ट पास किए हैं उनके भी जो इवेंट्स हैं वो कैंसिल किए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे इन्होंने जो सर्विसेज बंद की हैं, चाहे यहाँ पार्शली बंद की हैं या फुली ही बंद कर दी हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। इनकेस आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए, विजिटर वीज़ा के लिए, किसी भी वीज़ा के लिए आप कनाडा में वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपकी फ़ाइल प्रोसेस नहीं होगी। इनकेस आप कनाडा में हैं और इन पर्सन अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, आपने वहाँ पे वर्क परमिट के लिए, आपने सिटीजनशिप के लिए, किसी भी काम के लिए आप आईआरसीसी जाते हैं तब आप नहीं जा सकते, वहाँ पे ऑफिस बंद है। हमें क्या होता था, कई बार हमारी जो फाइल है वो स्टक हो जाती थी, तब हम आईआरसीसी से कांटेक्ट करते थे, उन्हें ईमेल करते थे, फ़ोन करते थे, सोशल मीडिया हैंडल पे उन्हें क्वेश्चन करते थे। अब वो आपको यहाँ पर भी जवाब नहीं देगी। और जो पासपोर्ट सर्विसेज हैं वो भी कनाडा में बंद हो चुके हैं, यानी कि अब जो आईआरसीसी में ये जो स्ट्राइक चल रही है इसका सबसे जो बुरा नतीजा है वो अब सामने निकल के आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की जो हमें सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे हमें रिसीव हुआ है कि हमारी जो फाइल है उसमें हम काफ़ी डिले एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि हमने 8 महीने पहले फ़ाइल लगाई थी, 9 महीने पहले फ़ाइल लगाई थी। कई ऐसे हैं जिन्होंने 2021 में फ़ाइल लगाई थी, तो उनका अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों,
IRCC के पहले भी बैकलॉग था, जब पेंडेमिक हुआ उसके बाद में काफ़ी शॉर्टेज आई काम की, तो बैकलॉग जो बढ़ता गया। अगर इनके डाटा के बात करें तो 30 सितंबर 2022 तक तकरीबन 13,22,000 जो फाइल थी वो बैकलॉग में थी। तो धीरे धीरे इन्होंने काम किया और बैकलॉग को कम किया। अगर यहाँ तक 31 मार्च 2023 तक बात करें तो जो बैकलॉग था वो सिर्फ 8,96,300 फाइल थी। अगर स्ट्राइक ना होती तो ये 1 या 2 महीने में इसे जीरो कर देते। जहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यू एप्लीकेंट जो फाइल थी वो तकरीबन इन्होंने 20,17,700 जो न्यू एप्लीकेंट थे या वो फाइल जिनके ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका था, तो इनका इन्होंने रिजल्ट भी दे देना था। अब क्या हुआ, जो ये भी फाइल हैं ये भी बैकलॉग में चली गई हैं। तो इस वजह से जो आपका रिजल्ट है वो नहीं आ रहा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से मंथ में फाइल लगाई थी। दोस्तों होता है क्या कि कुछ जो फाइल हैं वो लोकल ऑफिस में रहती हैं। मान लीजिए कि आपने फाइल लगाई है, वो फाइल इंडिया में ही है, तब उसके ऊपर जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और काफ़ी लोगों को रिजल्ट भी आए। हमने खुद, हमारे कई वीज़ास हैं जो हमने इसी टाइम में जो रिसीव किए थे, और शायद 1 या 2 दिन में मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पर हमारा वीज़ा भी 5 महीने बाद आया था, यानी कि हम भी इस बैकलॉग से होके निकले हैं। तो इनकेस आपने भी इन मंथ में जो फाइल लगाई है तब आपकी फ़ाइल जो है वो डिले है, और इनकेस आपने अप्रैल मंथ में या मार्च मंथ में जो फाइल लगाई है, और जिन लोगों ने अभी स्ट्राइक में फ़ाइल लगाई है उनके लिए तो काफ़ी लंबा टाइम होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरी हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं इस IRCC स्ट्राइक से। सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अभी कनाडा में हैं, जिनकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है और वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क जो परमिट है उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक है तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो उन्हें सबसे ज़्यादा डर है कि इनकेस अगर उन्हें वर्क परमिट नहीं मिलता तब वो कनाडा उन्हें जो कंट्री छोड़ने के लिए कह सकता है। इनकेस आपका कोई रिलेटिव है, कोई अगर आपका कोई बेटा बेटी या कोई भी अगर आपका रिलेटिव है जो अभी कनाडा में है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तब आप उन्हें ये मैसेज दें कि आप अपनी ऑनलाइन फ़ाइल को सबमिट करें। क्योंकि इनकेस आप अपनी ऑनलाइन फ़ाइल को सबमिट करेंगे तब आपको कनाडा कंट्री छोड़ने के लिए नहीं कह सकता, जब तक आपकी स्ट्राइक ख़त्म नहीं होती और आपकी डिसीज़न पे, जब आपकी फ़ाइल पे डिसीज़न ले लिया जाएगा उसके बाद में ही जो कनाडा है आपको या तो छोड़ने के लिए कहेगा या आपको वर्क परमिट दे देगा। तो सबसे पहला काम आप यही करें कि उन लोगों को मैसेज पहुंचाएं कि आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करें। उसके बाद में सबसे ज़्यादा ये भी इफ़ेक्ट हुए हैं जिन्होंने सिटीज़नशिप टेस्ट किया था और उनकी ओथ थी जो कनेडियन सिटीज़न बनने वाले थे। इनकेस अगर अब इवेंट ही नहीं होगा तो ओथ भी कहाँ पे होगी। उसके बाद में फैमिली स्पॉन्सरशिप है यहाँ पे, जैसे सुपर वीज़ा होते हैं, तो कि वो ऑलरेडी जो उनको काफ़ी जो डिले एक्सपीरियंस हुआ था, तो अब ये भी सुनने में आया है कि इन्हें और डिले हो सकता है। जो स्पाउजल स्पॉन्सरशिप हैं जिनका एक्सटेंडेड 12 महीने का टाइम था, तो अब ये 12 महीने से ऊपर है, ऑलरेडी ऊपर है, ये स्ट्राइक की वजह से ये और भी ऊपर जा सकता है। तो हमें इसके रिगार्डिंग भी कुछ कमेंट्स आए थे जहाँ पर उन्होंने अपने स्पाउस की जो स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया था, बट उन्हें अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये मेन रीज़न यहाँ पे हो सकता है। अगर आपने वर्क परमिट में एप्लीकेशंस लगाई हैं तब पहले इनके पास एसेंशियल्स जो वर्क कैटेगरी थी, तब इनकी जो प्रोसेसिंग इन्होंने कहा था कि हम कंप्लीट करेंगे, बट अब इन्होंने कहा है कि हम इसे भी नहीं कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको प्रोसेसिंग जो है स्लो देखने को मिल सकती है। टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेंट या विजिटर वीज़ा एप्लीकेंट, यहाँ पे भी आपको जो डिले देखने को मिलेगा इनकेस आप अप्रैल में फ़ाइल लगाते हैं। इनकेस आपने ऑलरेडी फ़ाइल लगा चुके हैं तब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इनकेस आपने अप्रैल में फ़ाइल लगाई है तब आप कम से कम महीना 2 महीना इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपकी जो फ़ाइल है वो डिले होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस स्ट्राइक में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक हो चुकी है, जो फाइल्स हैं वो ऑलरेडी बैकलॉग में जा चुकी हैं, तब अब हमें क्या करना चाहिए। तो इनकेस आपके फ़ाइल आपकी तैयार है और आप सबमिट करने वाले हैं, उसे सबमिट ना करें, आपकी फ़ाइल बैकलॉग में जाएगी। और कई बार होता है क्या है कि बैकलॉग में रिफ्यूज़ल्स लगती हैं। वीज़ा ऑफिसर के पास बैकलॉग क्लियर करने का प्रेशर होता है, वो डॉक्यूमेंट चेक नहीं करता और आपकी जो फाइल है रिफ्यूज़ करनी स्टार्ट कर देता है। आप स्ट्राइक जब एंड होती है तब तक वेट करें, उसके बाद में अपनी फ़ाइल को सबमिट करें। इनकेस आप कनाडा में हैं और आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है, तब आप ऑनलाइन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें, ऑनलाइन सबमिट करें अपनी फ़ाइल को।
इनकेस आप ऑनलाइन सबमिट नहीं करते तब आपका जो वीज़ा है दोबारा रिन्यू नहीं हो सकेगा। और इनकेस आप इसे ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, स्ट्राइक के बीच में भी कर देते हैं, जब स्ट्राइक ख़त्म होगी उसके बाद आपकी फ़ाइल के ऊपर प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो भी डिसीज़न होगा वो स्ट्राइक के बाद होगा। और जो भी आपका यहाँ तक अभी स्टेटस है, इनकेस आप उसे मेंटेन करना रखना चाहते हैं, तब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है, अगर कोई ऐसा आपका प्लान नहीं है कि आपका वो इमरजेंसी है, आप कनाडा के लिए अप्लाई करने हैं, आपने करना ही करना है, तब आप क्या करें, आप वेट करें जब तक जो स्ट्राइक है वो ख़त्म नहीं हो जाती। आप मई या जून में अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप मई या जून में अप्लाई करते हैं और अगर स्ट्राइक इस वीक जो एंड हो जाती है या नेक्स्ट वीक एंड हो जाती है, तब क्या होगा, बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और आपकी फ़ाइल पे जल्दी जो डिसीजन आ सकता है। इनकेस आप अभी फाइल लगाओगे तब आपकी फ़ाइल भी जो बैकलॉग में जाएगी। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप जब स्ट्राइक होती हैं तब काफ़ी ऐसे स्कैम्स भी होते हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि हमारे कुछ एजेंट्स हैं एम्बेसी में जो आपकी फ़ाइल को जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी ट्रैवल कंसल्टेंट के, एजेंट के, कोई भी ऐसा एम्बेसी के साथ ऐसा लिंक नहीं होता जहाँ पर आपकी फ़ाइल को वो निकलवा सके। अगर आपको कोई ऐसा बंदा कहता है कि मैं आपकी फ़ाइल को निकलवा सकता हूं, दोस्तों वो सबसे बड़ा स्कैम है। और जब स्ट्राइक्स होती हैं ये स्कैम सबसे पहले बाहर निकल के आते हैं। आज की जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जितने डाउट्स थे प्रोसेसिंग डिले को लेके, IRCC स्ट्राइक को लेके या अब हमें क्या करना चाहिए, वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।